नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में योगी का यूपी प्लान। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आज इंडिया न्यूज आपको दिखाने जा रहा है कि महंत से सीएम बने आदित्यनाथ से जुड़ा हर वो पहलू जो कि उन्हें बीजेपी के दूसरे नेताओं से अलग दिखाता है, दर्शाता है। शपथ ग्रहण के बाद सही एक्शन में दिख रहे योगी घंटों काम कर रहे हैं। हर रोज अधिकारियों के साथ कई दौर की वार्ता, कई दौर की मीटिंग कर रहे। मंत्रियों को भी विभाग तो नहीं मिला, लेकिन सरकार का हर मंत्री काम में लग गया है। यानी जिसको कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया वो भी सक्रिय है, क्योंकि मुखिया अपने आप में सबसे ज्यादा सक्रिय है। जी हां, तो आदित्यनाथ को जो जानता है वो तो जानता है कि वो अनुशासन प्रिय हैं। अनुशासन प्रिय होने के साथ साथ एक अच्छे वक्ता भी हैं और कर्मठ वक्ता के साथ साथ कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं। लेकिन अब जिम्मेदारी बड़ी है तो उसके बाद उस जिम्मेदारी को और भी ज्यादा ठोस तरीके से निभाने की वो कोशिश भी कर रहा है। सरकार गठन के बाद एक्शन में दिख रहे सीएम आदित्यनाथ अपने तय वक्त से काफी आगे चल रहे। योगी के प्लान यूपी को देखकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक क्या नेता क्या अफसर सभी हैरान है। जो योगी को लेकर केवल सिर्फ हिंदुत्व की बात करते थे और ये कहते थे कि महज हिंदुत्व के नेता हैं, वो योगी को लेकर और उनके इस अवतार को देखकर अब परेशान भी होने लगे हैं। एक्शन में आदित्यनाथ योगी। योगी की दस्तक से यूपी में हलचल शुरू हुआ। योगी का प्लान यूपी में सत्ता का निजाम बदलते ही सरकार एक्शन में आ गई। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जबरदस्त एक्शन मोड में दिख रहे। आदित्यनाथ ने बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प पत्र पर काम करना भी शुरू कर दिया। आज हम आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किन 30 मोर्चों पर काम शुरू कर दिया। एक्शन मोड में आए आदित्यनाथ ने राजनैतिक, प्रशासनिक और संघ के हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया है। सरकार गठन के बाद से ही आदित्यनाथ ने कई बड़े फैसले लिए। सभी आला अधिकारियों को आदेश दिया कि वो बीजेपी के संकल्प पत्र के मुताबिक काम करना शुरू कर दें। इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों को भी सही तरीके से काम करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद आदित्यनाथ योगी का जीवन बदल गया। आदित्यनाथ लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में अभी ठहरे हैं। हर रोज रात 11:30 बजे सोने वाले आदित्यनाथ सोमवार की रात 12:30 बजे अहम काम निपटाकर सोए। सुबह 3 बजे गेस्ट हाउस की लाइट्स फिर से जल गईं, क्योंकि योगी उठ गए थे। उठने के बाद आदित्यनाथ ने गर्म पानी पिया जो पहले से ही कमरे में रखा गया था। इसके बाद योगी ने सुबह 4 बजे पूजा अर्चना की। गोरखनाथ मंदिर में उठने के बाद योगी प्रांगण में घूमा करते थे, लेकिन अब सुरक्षा कारणों से वो बाहर नहीं आ सकते, इसलिए कमरे में ही बैठे रहे और कुछ फाइल्स खंगालने लगे। सुबह के 4 बज चुके हैं और वीवीआईपी गेस्ट हाउस का नजारा वैसे का वैसा है। गोरखनाथ मंदिर में अगर महंत योगी आदित्यनाथ होते तो इस समय वो अपने पूरे प्रांगण का, जो 56 एकड़ का गोरखनाथ मंदिर है, उसका भ्रमण कर रहे होते, सफाई वगैरह का जायजा ले रहे होते। लेकिन यहां पर करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। उनकी आजादी जो है वो अब जो सुरक्षा कर्मी यहां पर मौजूद हैं उनके हाथ में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं योग और साधना का ही सहारा है। सुबह तकरीबन 3 बजे वो उठे थे और उसके बाद गर्म पानी पिया। कुछ जो कागज उनके सामने अधिकारी रख कर गए थे उन्हें फरोला गया, उन्हें पढ़ा गया और अब योग साधना जो है उनके द्वारा की जा रही है, क्योंकि यहां पर जो है वो घूम नहीं सकते। यहां पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर वो भ्रमण कर सकते हैं। वैसा का वैसा नजारा है। बत्तियां यहां पर जल रही हैं। हलचल यहां पर जरूर रहती है, क्योंकि मुख्यमंत्री यहां पर ठहरे हैं। 5KD निवास में कल शुद्धिकरण हुआ है। शिफ्ट वो वहां पर होंगे और जिस तरह से उनकी जो दिनचर्या वहां पर रहती है, 4 बजे का समय उनका अमूमन ये रहता है कि वो जो गोरखनाथ का मंदिर का प्रांगण है 56 एकड़ का, उसमें जाते हैं। अलग अलग जो कर्मी वहां पर सफाई या बाकी व्यवस्था कर रहे होते हैं उनसे बात करते हैं, हर चीज का खुद जायजा लेते हैं। लेकिन यहां पर सब कुछ बदल चुका है। यहां पर सिर्फ योग और साधना ही उनके काम आ रही है, क्योंकि जो पद उन्हें मिला है, जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है, उसके लिए दृढ़ निश्चय और धैर्य की जरूरत है। तकरीबन 5 बजे योगी के लिए सभी अखबार मंगवाए गए, जो कि योगी के कमरे में पहुंचाए गए। इसके बाद योगी ने हर एक अखबार को पढ़ा।
सुबह के 5:15 बज रहे हैं और पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ जिस तरह से गोरखनाथ मंदिर में रहते हैं, यहां पर पूरा परिवर्तन उनके जीवन में है। लेकिन अब जिंदगी है तो गुजारनी तो पड़ेगी ही, और साथ ही जो जिम्मेवारियां हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जो है वो अब वीवीआईपी हाउस में पिछले 2 दिनों से ठहरे हैं। आप देख सकते हैं अमूमन वो इस समय अपने गोरखनाथ मंदिर में जो है भ्रमण किया करते थे, पूजा अर्चना किया करते थे। लेकिन यहाँ पर जो है क्योंकि वीवीआईपी गेस्ट हाउस में कोई मंदिर नहीं है तो पूजा जो है उनके द्वारा साधना, योग साधना सुबह की गई और ये अखबार एक व्यक्ति जो है वो लेकर जरूर गया है। तो जाहिर सी बात है जो सुर्खियां रही हैं देश और प्रदेश से मुताबिक जो भी खबरें हैं वो अखबार उनके तक पहुंचाया जाएगा, सिक्योरिटी सुरक्षाकर्मी जो ड्यूटी पर है उनके द्वारा। और अब इस अखबार को पढ़कर जो है वो अपना जो समय है उसे व्यतीत करेंगे, क्योंकि जो दिनचर्या उनकी रहती है क्योंकि एक सेट शेड्यूल के तहत जो है वो गोरखनाथ मंदिर में वो अपना जीवन यापन करते हैं। 9:15 के करीब उनका ब्रेकफास्ट होता है। लेकिन यहाँ पर जो है सब कुछ तब्दील हो चुका है क्योंकि अब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इस दौरान वीवीआईपी गेस्ट हाउस में काम करने वाले एक कर्मी के ऊपर गर्म चाय गिर गई। योगी के गेस्ट हाउस में मौजूद होने के चलते तुरंत सरकारी अस्पताल की एक एम्बुलेंस और 2 डॉक्टर की टीम मौके पर पहुंची, उसका प्राथमिक उपचार किया। योगी आदित्यनाथ का प्रभाव उत्तर प्रदेश पर पड़ता दिखाई दे रहा है। वीवीआईपी गेस्ट हाउस आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर सुबह योगी की दिनचर्या आज शुरू हुई 3 बजे वो उठे। अभी थोड़ी देर पहले एक सूचना मिली कि कर्मी जो चाय बना रहा था उसके शरीर पर जो है वो चाय बनाते हुए गिर गई। तो ऐसे में एक एम्बुलेंस आई है, एक डॉक्टर बकायदा अंदर गया है। तो योगी इसी वीवीआईपी गेस्ट हाउस में पहुंचे हैं। क्या कॉल आया था आपको और अभी एक डॉक्टर अंदर गए हैं, क्या कॉल आया था आपके पास? डॉक्टर साहब ने बताया किसी को चाय गिर गई किसी के ऊपर जी, तो अंदर गए हैं? अंदर गए हैं डॉक्टर साहब, पूरी टीम गई सर। जाहिर सी बात है चीजें बदलती सी दिखाई दे रही हैं। जहां गरीब आदमी कि अगर ऊपर चाय गिर जाती है तो उसे डिस्पेंसरी भेज दिया जाता है, वहीं योगी का प्रभाव आप देख सकते हैं कि एक बकायदा एम्बुलेंस जो है सुबह के तकरीबन 6 बजे हैं और ऐसे में जो एक डॉक्टर्स की प्रॉपर एक टीम आई है एक कर्मी का इलाज करने के लिए वीवीआईपी गेस्ट हाउस में। इसके बाद योगी ने सोमवार की तरह एक बार फिर डीजीपी और प्रमुख गृह सचिव को तलब किया और आधे घंटे की बैठक में खास दिशा निर्देश दिए। इस दौरान योगी से मिलने के लिए लोगों का हुजूम लगता रहा। मुख्यमंत्री योगी के पास जिस नाम की पर्ची जाती रही वो उसको अंदर बुलाते रहे। बैठकों और मुलाकात का ये दौर सुबह 9 बजे तक चलता रहा। इसके बाद आदित्यनाथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हाँ, तो यूपी का जो इस वक्त योगी का स्वरूप दिखाई दे रहा है और योगी जिनकी जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है। निवास स्थान बदला है लेकिन अंदाज नहीं बदला। भले प्रांगण में टहल नहीं पाए लेकिन सुबह उठकर अपने तमाम दिनचर्या को निपटाने के साथ साथ अखबार को भी टटोला, तमाम फाइलों को भी देखा और फिर एक बार तमाम अधिकारियों के साथ मंथन का दौर शुरू हो गया और फिर दिल्ली कूच करने की तैयारी थी। दिल्ली आना था, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोगों से मुलाकात भी करना था और साथ में संसद में तमाम सदस्यों का वहां पर अभिनंदन भी करना था, उन्हें संबोधित भी करना था, जो हमने आपको थोड़ी देर पहले सुना। बहरहाल सबसे अहम बात यह है कि यूपी का प्लान क्या है योगी के दिमाग में और किस प्लान के खाके को लेकर वो दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री से भी उसका जिक्र किया, इसकी भी पड़ताल जरूरी। अब तक हमने आपको दिखाया कि लखनऊ में रात 3 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने क्या क्या किया। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि दिल्ली पहुंचने के बाद आदित्यनाथ ने सबसे पहले किस मंत्री से मुलाकात की और आखिर इस मुलाकात के मायने क्या थे। हमने अब तक आपको दिखाया कि किस तरह मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने रात 3 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक अपने सभी जरूरी काम निपटाने के बाद लखनऊ से दिल्ली के लिए निकल पड़े। दिल्ली पहुंचने के बाद सबसे पहले आदित्यनाथ योगी सीधे केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिलने पहुंचे। इस दौरान वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और संतोष गंगवार भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के बीच किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर विस्तार से बात हुई, क्योंकि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में सरकार बनने के बाद किसानों के कर्ज माफी का वायदा किया था। आदित्यनाथ के सामने किसानों का कर्ज माफ करना सबसे बड़ी चुनौती है। एक अनुमान के मुताबिक किसानों का कर्ज माफ करने में यूपी सरकार पर 80,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इसके लिए यूपी को केंद्र सरकार की मदद की जरूरत होगी। शायद यही वजह है कि आदित्यनाथ ने कैबिनेट की पहली बैठक करने के बजाय पहले वित्त मंत्री से इस मामले पर मंत्रणा की। मकसद साफ है कि यूपी में बीजेपी सरकार लोक कल्याण संकल्प पत्र में सभी वायदे तय समय में
तभी पूरे कर पाएगी जब उसे केंद्र का पूरा साथ मिलेगा। वहीं सूत्रों की माने तो इस बैठक में यूपी के आगामी बजट पर भी बात की गई। इस समय यूपी भारी कर्ज में दबा हुआ है। इससे राहत पाने के लिए आदित्यनाथ केंद्र सरकार से आने वाले दिनों में स्पेशल पैकेज की मांग कर सकते हैं। वित्त मंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यूपी को राजनीतिक तौर पर मजबूत करने के मिशन पर निकल पड़े हैं। इस दौरान आदित्यनाथ ने बीजेपी के आला नेताओं से लेकर केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से मुलाकात की। योगी के इस तूफानी दिल्ली दौरे से साफ है कि योगी यूपी के विकास में हर योजना को लागू करने से पहले केंद्र की सहमति लेना चाहते हैं, जिससे योजना को अमली जामा पहनाने में कोई परेशानी न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हां, तो तूफानी दौरे पर थे योगी आदित्यनाथ और दिल्ली पहुंचने का मकसद क्या था? आपने देखा कि वहां पर प्रधानमंत्री से मुलाकात के पहले उन्होंने वित्त मंत्री से मुलाकात की, क्योंकि चुनावी दौर में बीजेपी ने जो वादे किए हैं उसमें लघु और सीमांत किसानों की कर्ज माफी का पहली कैबिनेट में ही वादा किया गया था। उस वादे को निभाने के लिए जो प्लान अभी तैयार किया गया, उन तमाम परिस्थितियों में उससे निपटना कैसे, उसको लेकर भी उन्होंने चर्चा की। तो योगी जो कि दिल्ली में मौजूद और वहां पर उन्होंने तूफानी दौरा करने के साथ साथ मुलाकात की, उसके मायने में आगे भी समझाएंगे। लेकिन इसी बीच हमने आपको दिखाया था कि संसद में योगी ने सदस्यों को संबोधित किया। बाहर निकलने के बाद पत्रकारों से उन्होंने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। शांति से एक एक करके शांति से देखिए। अरे शांत हो जाता बोले ना, आगे हो जाओ। माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है वह स्वागत योग्य है और मुझे लगता है कि जितना हो सकता था उतना बहुत ठोस फैसला दिया है। हम उसका स्वागत करते हैं। मुझे लगता है दोनों पक्षों को बैठ करके विवाद के समाधान के लिए एक रास्ता निकालना चाहिए। सरकार से जो सहयोग लोग चाहेंगे हम लोग उसमें सहयोग करेंगे। आगे बढ़िए। जी हां, तो सदन में सदस्यों को संबोधित किया, उन्हें उत्तर प्रदेश आने के लिए आमंत्रित किया, उनसे एक बात का भरोसा उन्हें दिया कि उत्तर प्रदेश में अब अराजकता दंगों का दौर नहीं होगा, बल्कि एक विकास का चेहरा वहां पर दिखाई देगा और जो प्रधानमंत्री का सपना है उसको वो पूरी जिम्मेदारी से निभाएंगे। इसलिए उन्होंने सभी सदस्यों को आमंत्रित करने के साथ बाहर निकलकर यह कहा कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो एक फैसला दिया या जो सलाह दी है वो अपने आप में ठोस है, समझदारी भरा हुआ है। अब आगे दोनों पक्षों को बैठकर इस पर कुछ न कुछ विचार करके एक अंतिम फैसला लेना होगा। बहरहाल यूपी के लिए प्लान तो है, लेकिन प्लान किस तरीके से बना है, कितनी तेजी से बना रहे, उसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे। खास पेशकश हमारी लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द आते हैं। तो अपने एक दिन के तूफानी दौरे पर आए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने आज पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक से मुलाकात की। इस दौरान आदित्यनाथ ने यूपी में मंत्रियों और विभाग बंटवारे और सरकार के काम को लेकर पार्टी के आला नेताओं से चर्चा की। बताया जा रहा है कि सीएम आदित्यनाथ बीजेपी के संकल्प पत्र को लागू करने से पहले केंद्र के साथ पूर्ण मंथन करना चाहते थे, जिससे योजना को लागू करने में कतई कोई परेशानी, कोई बाधा उत्पन्न न हो। अब तक आपने देखा कि कैसे रात में 3 बजे उठकर योगी आदित्यनाथ ने सुबह 9 बजे तक लखनऊ में काम निपटाया। इसके बाद सुबह 10 बजे दिल्ली पहुंचकर सबसे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। अरुण जेटली से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री का केंद्र सरकार के मंत्रियों और पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात करने का दौर शुरू हुआ। यूपी के सीएम का पदभार संभालने के बाद आदित्यनाथ योगी पहली बार दिल्ली आए हैं। इस दौरान आदित्यनाथ ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से लेकर पीएम मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तक से मुलाकात की। यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने संसद भवन में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस दौरान कई अहम मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा हुई। यूपी की सत्ता संभालने के बाद
दिल्ली में पीएम मोदी से योगी की पहली मुलाकात हुई है। इसके बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से भी मुलाकात की। आदित्यनाथ योगी के दिल्ली दौरे को उनके मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे की रूपरेखा तय करने के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा की गई। वहीं सूत्रों की माने तो पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की हरी झंडी मिलने के बाद ही यूपी के मंत्रियों के विभागों को सार्वजनिक किया जाएगा। बीजेपी मंत्रियों के विभागों को लेकर बहुत ही सतर्क है। कुछ मंत्री अपनी पसंद का विभाग चाहते हैं, लेकिन नेतृत्व उनकी कार्यक्षमता के आकलन के साथ पारदर्शी व्यवस्था चाहता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने सीएम योगी को मिठाई खिलाई। वहीं सीएम बनने के बाद आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात की। दिल्ली के एक दिन के तूफानी दौरे पर आए आदित्यनाथ ने आज पार्टी से लेकर सरकार के हर नेता से मुलाकात करने की कोशिश की। इससे साफ जाहिर होता है कि योगी यूपी में केंद्र सरकार के सहयोग से राज करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हाँ, बहुत अहम है और यही देखिए एक बहुत अच्छा संकेत देता है कि योगी ना सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात कर रहे हैं, सम्मान अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर जाहिर कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो ये प्लान बनाकर आए हैं, क्योंकि यूपी एक बड़ा प्रदेश है और प्रदेश में जो तमाम योजनाओं को लागू करना है, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करना है, तो वो सारी चीजें हवा में नहीं हो सकती। इसलिए अपने वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन भी लिया और जो कई अहम घोषणाएं, योजनाएं हैं, उसके लिए क्या खाका तैयार करना है, कितने पैसे की जरूरत है, तो केंद्र की मदद कितनी लेनी होगी, इसको लेकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री और वित्त मंत्री से भी मुलाकात की। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री की भी तमाम जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री खासतौर से जिन चीजों पर खास फोकस करते हैं, उसको लेकर भी उन्होंने मंथन किया और उसके अलावा तमाम नेताओं से शिष्टाचार मुलाकात करने के अलावा अपना एक्शन प्लान लेकर अब बहुत संभव और रवाना होंगे फिर से एक बार यूपी के लिए। तो यूपी को लेकर जो योगी का प्लान है वो साफ तौर पर अभी जाहिर तो नहीं हो रहा, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि बहुत ठोस तरीके से वो अपना काम करना चाहते हैं। हवा में कोई काम वो नहीं करना चाहते। एक एक चीज पर उन्होंने अभी तक अपना जो खाका तैयार किया या फिर जो रोड मैप उन्होंने सोचा है विभागों के अधिकारियों के साथ मिलकर, उन तमाम चीजों में कितनी आवश्यकता केंद्र के दखल की है, केंद्र के सहयोग की है, उन तमाम बातों पर वो इस वक्त चर्चा करने के लिए दिल्ली में पहुंचे थे। ताबड़तोड़ उन्होंने मुलाकात की, इस बीच में सदन को संबोधित भी किया। तो प्रो एक्शन में है योगी और योगी के सिपाही भी, और इसी का दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं कि यूपी की तस्वीर अब बदलने वाली, और इसी बात का जिक्र खुद आदित्यनाथ कर रहे थे सदन के अंदर कि वहां बहुत कुछ बदलने वाला है, बंद होने वाला है, नई तस्वीर उभरने वाली है। और जिस प्रदेश को लोग गुंडा राज, कानून व्यवस्था का खराब होना, महिलाओं की सुरक्षा ना होना, बिजली का ना होना, गरीबी, रोजगार का यहां पर ना होना, रोजगार की समस्या होना, इन बातों के लिए जानते थे, अब इन्हीं चीजों से हमें लड़ना है और हम एक अच्छे नेतृत्व के साथ एक बेहतर तस्वीर यहां पर उकेरेंगे। इन बातों के लिए वचनबद्धता अपनी उन्होंने जाहिर की। तो योगी इस वक्त दिल्ली में मौजूद, लेकिन उन्होंने अपना जो रोड मैप तैयार किया है उससे अपने वरिष्ठ नेताओं को, केंद्र के मंत्रियों को अवगत कराने के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री को भी इसके बारे में एक्शन जो अपना लेना है वो इस वक्त तस्वीर समझा दी है। तो यूपी में सत्ता का निजाम क्या बदला, अधिकारियों के काम करने का तरीका भी बदला है। जो अधिकारी लोगों की बात सुनने तक को तैयार नहीं होते थे, वो अधिकारी आज प्रो एक्शन में नजर आ रहे हैं। सीएम आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बीजेपी का संकल्प पत्र जो है उसके मुताबिक काम करने के ही निर्देश दिए। अधिकारी उससे 2 कदम आगे निकलकर लेकिन अब कार्रवाई करने में लग गए। अब इससे योगी का खौफ कहें या फिर योगी के काम करने का अंदाज, लेकिन जिस अंदाज में सूबे के अधिकारी हरकत में, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में इसके परिणाम, इसके नतीजे और प्रदेश के लोगों का भविष्य बेहतर होगा। देश के सबसे बड़े सूबे में योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालते ही उसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। यूपी के कत्लखानों पर अफसरों ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का कामकाज संभाल चुके हैं। मुख्यमंत्री का पद संभालते हुए अभी उन्हें सिर्फ 2 दिन बीते हैं और उसका असर साफ साफ
नजर आने लगा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालने के बाद बूचड़खानों पर कार्रवाई तेज हो चुकी है। इलाहाबाद में 2 कत्ल खानों को सील कर दिया गया, वहीं गाजियाबाद में अवैध रूप से चल रहे 15 बूचड़खानों को बंद करा दिया गया। ये बूचड़खाने गाजियाबाद के केला भट्टा इलाके में चल रहे थे। इसके साथ ही लखीमपुर खीरी में एक बूचड़खाने को सील किया गया। बताया जाता है कि ये बूचड़खाने बिना लाइसेंस के जारी थे। यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान ही योगी आदित्यनाथ ने बूचड़खानों का मुद्दा उठाया था। योगी आदित्यनाथ ने कहा था, यूपी में बीजेपी की सरकार आने के बाद अवैध बूचड़खानों को बंद कर दिया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी बूचड़खाने बंद करने की बात अक्सर कहते रहे हैं। बूचड़खानों को बंद करने की कार्रवाई योगी के एक्शन का ही हिस्सा मानी जा रही है। 11 मार्च को चुनाव नतीजे आने के बाद ही योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था कि अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई जल्द शुरू हो जाएगी। वहीं बीजेपी की महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लखनऊ पुलिस ने एंटी रोमियो अभियान शुरू कर दिया। लखनऊ में कॉलेज के बाहर और सार्वजनिक जगहों पर छात्राओं और युवतियों से छेड़खानी या बुरी नजर रखने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई कर दी। राजधानी में मनचलों का आतंक, कॉलेज के बाहर मनचलों से परेशान छात्रा और पुलिस का एक्शन प्लान। लखनऊ की सड़कों पर लड़कियों का जीना दूभर करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई का पहला कदम उठाया और कई मनचलों को हिरासत में ले लिया। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में नेशन कॉलेज के पास मंगलवार को लखनऊ पुलिस ने एंटी रोमियो अभियान चलाया, जिसमें कॉलेज के बाहर खड़े 4 उन लड़कों को हिरासत में लिया गया जिनका कॉलेज से कोई लेना देना नहीं था। पुलिस की इस कार्रवाई को प्रो एक्शन माना जा रहा है, क्योंकि सरकार की ओर से अभी तक न तो एंटी रोमियो दल के बारे में कोई फैसला लिया गया और न ही अवैध कत्लखानों को बंद करने के मामले में किसी भी तरीके के आदेश दिए गए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि यूपी के अधिकारी सत्ता का निजाम बदलने के बाद ही एक्शन में क्यों आ गए हैं? ये अधिकारी पहले ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे थे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।